हेलो फ्रेंड। चलिए अब बात करते हैं आपके फोर्थ कंपोनेंट की। जैसे कि पहले हमने पूल जो आपका स्टेटर पार्ट था मशीन का, उसके कंस्ट्रक्शंस को हम डिटेल से देख चुके हैं कि किस तरह से आप एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करोगे, ठीक है, किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करोगे एक पोल को, पोल्सू, और किस तरह से आपका योग का फॉर्मेशन होता है और वो किस तरह से क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रोटेटिंग वाले पार्ट की तरफ। तो आपको पता है कि डीसी मशीन में जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो आपका आर्मेचर होता है। आर्मेचर का मतलब, आर्मेचर किसे बोलते हैं, जिस पर आपकी आर्मेचर का, जिस पर आपका कंडक्टर्स होते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आप पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट चाहिए और एक आपका कंडक्टर चाहिए, और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो इसका काम क्या होगा। It houses it houses the armature conductor। ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा बड़े में बनाया हूँ। ये जो फ्रंट व्यू दिख रहा है इसका साइड व्यू भी मैंने इधर दिखा दिया है। इट हाउसेस द आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। आपके जो कंडक्टर्स होंगे, यानी सबसे पहला काम क्या होगा कि जो कंडक्टर्स होंगे यहाँ पे कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, तो इस यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होंगे ईच स्लॉट में। ये आपके स्लॉट्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 स्लॉट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ आपकी यूनिफॉर्म नहीं हो पा रही है, तो आप जो बनाएंगे तो ये लेंथ यूनिफॉर्म रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो आप जहाँ पे कंडक्टर पुट कर रहे हैं, ये इंटर जो अंदर की तरफ पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका स्लॉट है। इसे बोलते हैं आप स्लॉट। और ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे बोला जाता है टिथ, ठीक है। अब और ये तो आपको पता है कि ये जो रेड वाला देख रहे हो मैंने जो बनाया, ये क्या है आपका आर्मेचर, आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह के होते हैं, और ये जो कंडक्टर्स होते हैं कुछ इस तरह के लगे होते हैं इधर में। पूरे ये जो अंदर के स्लॉट्स हैं उस पूरे स्लॉट्स में कंडक्टर को भरा जाता है, ठीक है। अब इससे भरने का जो तरीका है वो ऐसे नॉर्मल नहीं होता है कि आप किसी भी फ्रेम पे बना के उसे शिफ्ट कर दीजिए, जैसा कि आपने पोल कोर पे देखा था, ठीक है। पोल कोर पे क्या था कि जो फील्ड वाइंडिंग लगी थी वो चूंकि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग था, इसलिए वहां पे हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। नॉर्मली किसी फ्रेम पे हमने क्या किया था, स्क्वायर फ्रेम लीजिए और उस पे टर्न्स को लपेटिए और वहां से निकाल कर फिर ले जाकर पोल कोर पे क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। बट दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग्स नॉट इजी लाइक सो। सो आपको करना क्या होगा कि इसकी वाइंडिंग करने का जो प्रोसीजर होगा वो डिफरेंट तरीके से भी होते हैं। तो इसका एक स्पेशल आगे आपको सिंपल मशीन की कंस्ट्रक्शन में, पहले हम कंस्ट्रक्शन के कुछ और पार्ट्स यहाँ पे कंपोनेंट्स देख लेते हैं, और इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जो आपका टॉपिक आएगा उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ये आर्मेचर कंडक्टर किस तरह से उन स्लॉट्स में फैलाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसका वर्क क्या है। देखिए जो भी आप एक कंपोनेंट किसी भी मशीन से रिलेटेड आ रहा है तो सबसे पहले कि उसका कंपोनेंट क्या है, और उसे सेलेक्ट करते समय उसका जो मटेरियल आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है वो किस मटेरियल का। तो ये जो भी मटेरियल की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, अब हम मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल, तो मटेरियल जो लगेगा यहाँ पे आपको कोर बनाने के लिए, अगर आप आर्मेचर कोर बनाना चाहते हो तो मटेरियल आपका ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली तो यहाँ पे यूज किया जाता है स्टील, बट अगर आप स्टील में एक इम्प्योरिटी बना दीजिए, थोड़ी सी इम्प्योरिटी इसमें किसकी मिला दीजिए, आप सिलिकॉन स्टील यूज कर लीजिए। सिलिकॉन स्टील का मतलब क्या है, इसकी आपकी जो परमेबिलिटी होगी वो इससे भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। और सिलिकॉन स्टील में मिला देने से जो आपका कोर लॉस होता है, कोर लॉस का मतलब क्या हुआ, एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस।
क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं आपके इस स्लॉट्स में रखे गए हैं, इनमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, आप उसका वेव शेप अगर देखना चाहते हो तो एक फ्लैट टॉप टाइप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, कैसे ऐसा होगा अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो एक फ्लैट टॉप, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कंडक्टर्स कुछ इस टाइप का होगा, वो डीसी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कोर है जिस पे वाइंडिंग रखी हुई, वो पूरी की पूरी किससे डील करनी है, उसे अल्टरनेटिंग करंट से डील करना है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कवर किया था कि अगर कोई भी कोर है, अगर वहां पे आप एसी से डील करते हैं तो दो आपकी लॉसेस ऑकर होंगी। पहला क्या था, हिस्टैरिसीस लॉसेस, और दूसरा क्या था, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो अब ये दोनों लॉसेस को कम रखना भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। When you are selecting the material for core, and that conductors which are lies in that core is deals with the AC current, then you have to must go through those materials which have low hysteresis loop and as well as the low eddy current losses। तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इसे क्या किया गया, देखिए एडी करंट को कम करने के लिए स्लॉट्स का एक ड्रम लीजिए और उसको कट पीस में कट करके और फिर क्या कर दीजिए, लेमिनेट कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हो तो एडी करंट लॉसेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। बट आपने पढ़ा था पीछे, मैंने बताया था कि अगर आप हिस्टैरिसीस लॉसेस को डिलीट करना या लेस करना चाहते हो तो आपको मटेरियल का प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा, जिसका बीएच कर्व का जो लूप कर्व जो बनता है, बीएच कर्व उसका एरिया क्या होना चाहिए, हिस्टैरिसीस लूप का बहुत ही कम होना चाहिए। जितना कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही आपका कम हिस्टैरिसीस लॉसेस होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई मटेरियल आपको सिलेक्शन करना होगा, इफ यू वांट टू चेक एनी अदर मटेरियल्स, then you have go through the procedure be to draw the BH curve। अगर आप BH कर्व को ड्रॉ करते हो उसके बाद ही आप प्रॉपर देखोगे कि उसका हिस्टैरिसीस लॉसेस कितना है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस सिलिकॉन मिला देने से आपका क्या हो जाता है, टू एडिंग सिलिकॉन आपका क्या हो जाएगा, कोर लॉसेस रिड्यूसेस। ऐसा कर देने से आपका कोर लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे कोर लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आप एक याद रखिए कि यहाँ पे जो मटेरियल सेलेक्ट होता है मैक्सिमम मशीन में, क्या होता है, सिलिकॉन स्टील यूज होता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो थिकनेस आप यहाँ पे यूज करोगे, जो थिकनेस यूज होगी, ठीक है, जो आप थिकनेस यूज करोगे वो यहाँ पे होती है 0.5 mm। ये जो थिकनेस है इसकी एक एक पत्तियों की, वो आपकी होगी 0.5 mm। ठीक है, तो ये आपकी रही आर्मेचर कोर। इस तरह से आपका आर्मेचर कोर डिजाइन होगा। अब आर्मेचर कोर बनाया ही इसलिए जाता है कि वो क्या करेगा, आर्मेचर कंडक्टर को क्या करनी है, बाइंडिंग करने के लिए। तो अब आर्मेचर कंडक्टर, अब हम आगे चलते हैं, अब आगे वाला देखते हैं आपका आर्मेचर। और दूसरी एक और छोटी चीज यहाँ पे देखिएगा जरा, कि जब ये मशीन, ये जो मशीन का मैंने पार्ट यहाँ से उठाया है, ये पार्ट आपका एक्चुअल में रोटेटिंग पार्ट है। तो जब ये रोटेट करेगा और इतनी सारी फाइल्स जोड़कर आपने एक कोर बना रखी है, तो इसके रोटेट होने की वजह से अगर इसमें एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो मशीन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीटअप होती है। तो इसलिए इन कोर में क्या किया जाता है कि सारे कोर में एक होल कर दिया जाता है, इस एंड से दूसरे एंड तक। जैसे एक होल यहाँ पे, दूसरा होल यहाँ, तीसरा, और मान लीजिए 4, ऐसे ही 3-4 होल कर दिए जाते हैं, जिससे क्या हो कि एयर का सर्कुलेशन होता रहे और ये डिवाइस ज्यादा हीटअप ना हो। तो ये भी याद रखना कि ये एयर होल्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, होल्स, ये भी आपका अरेंज किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये सॉफ्ट होता है। चलिए, क्वेश्चन ये भी आता है गाइस कि जो ये सॉफ्ट, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये पार्ट, ये क्या है, सॉफ्ट है।
तो इस शाफ्ट कौन सा मटेरियल का बना होता है? तो इसके मटेरियल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि ये स्टील से बनता है। आपके डीसी मशीन में, डीसी मशीन का जो शाफ्ट बनेगा वो किसका बनेगा? आपका स्टील मटेरियल का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं शाफ्ट अब फिर अलग से आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि शाफ्ट भी एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, अपनी इस कॉइल को उसके ऊपर बाउंड करते हो, ठीक है। यानी वो सपोर्ट करता है आपको किसके लिए? शाफ्ट जो है वही सपोर्ट करता है आर्मेचर कोर को मतलब सपोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा कि आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब आर्मेचर कंडक्टर्स चलिए इसी पे हैं, तो इसके बारे में तो आपको अब आगे ही देखना है। तो अब हम बात करते हैं कि आर्मेचर कंडक्टर कौन सा पार्ट है आपका, पार्ट नंबर देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आप आर्मेचर वाइंडिंग मतलब फोर्थ पार्ट होगा शायद, आर्मेचर वाइंडिंग। गाइस ये चैप्टर पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना है इसे, किस तरह से ये होती है आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होगा लैप टाइप और क्या होगा, वाउंड, ठीक है। वेब और लैप दो वाइंडिंग आपकी होंगी जो कि यहाँ पे हम यूज करेंगे डीसी मशीन में। तो सबसे पहले छोटी चीजें कुछ कि ये जो आपका वाइंडिंग होगा, ये वाइंडिंग आपका क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप होगा, कंसंट्रेटेड टाइप नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको फुलफिल करने के लिए कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आप क्या करना है कि ये जो होगा, ये सबसे पहले तो आप याद रखना कि क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है, क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो डीसी मशीन के आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग होती है, फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। दूसरी क्या होती है आपकी, फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। दूसरी आपकी होती है फुल पिच। चलिए ये जो WD लिख रहा हूँ ये वाइंडिंग है, ठीक है, शॉर्ट नोटेशन। फुल पिच का मतलब होता है कि पोल पिच हमेशा यहाँ पे, अब पोल पिच क्या होता है अभी देख लेते हैं। पोल पिच हमेशा इक्वल टू होगा कॉइल स्पैन के, और वो इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड तो वाइंडिंग होगी लेकिन आपकी वो फुल पिच कॉइल होगा, ठीक है। फुल पिच, अब देखिए पोल पिच क्या होता है, पोल पिच का मतलब तो स्लॉट पर पोल, एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स आ रहे हैं। जैसे देखिए इस पोल के अंदर 2 स्लॉट्स है तो इसके अंदर भी 2 होगा, ये सिमेट्री रहती है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है ये उस तरह की सिमेट्री नहीं है, और शायद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट्स दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि 7 स्लॉट्स नहीं हो सकते हैं। जब भी आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा आपके इवन पार्ट्स में ही होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो मैग्नेट होता है वो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी कोई मैग्नेट होता है तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं। तो उसी वजह से जब भी आपका स्लॉट्स बनाना होगा तो आपको हमेशा ऑड नंबर में नहीं, इवन नंबर में ही डिजाइन करना होगा स्लॉट्स, ठीक है। क्योंकि स्लॉट पर पोल, एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पोल्स जब भी बनेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, इवन में बनेंगे। तो पोल्स के इवन में बनने की वजह से आपके स्लॉट्स भी आपको किस में रखने पड़ते हैं, इवन में। तो अब बात करते हैं कि ये पोल पिच क्या होता है। पोल पिच का मतलब होता है, पोल पिच इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए एक फैक्टर, अभी वाइंडिंग में इसे बताएंगे जब हम वाइंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो पोल पिच क्या होता है, स्लॉट पर पोल, स्लॉट जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं और जितने मशीन में पोल हैं। जैसे मान लीजिए इसमें, चलिए इसको एक पोल पर आप बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर ये हो नहीं सकता, ऐसा तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए आप। तो एक कंडक्टर यहाँ पे आ गया, चलिए हो गया शायद, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, ये एक कंडक्टर इसके, और इसको थोड़ा 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 शिफ्ट करके 2 कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। अब देखिए स्लॉट पर पोल अगर यहाँ पे बात करें तो आप पोल्स कितने हैं, इस मेरे जो यहाँ पे मैंने किया है पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। स्लॉट्स कितने हैं,
स्लॉट्स का मतलब अब वो आर्मेचर कोर पे दिखेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी स्लॉट्स कितने हैं 8। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर स्लॉट पर पोल कितना हो जाएगा, एक फैक्टर निकाला जाता है हमेशा स्लॉट पर पोल करके और उसी को बोलते हैं पोल पिच। तो स्लॉट पर पोल कितना हो जाएगा, ये एक स्लॉट है और पर पोल का मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी 2 स्लॉट्स पर पोल, एक पोल के अंदर कितने आएंगे 2 स्लॉट्स लाइंस करेंगे, ये मीनिंग होता है आपका पोल पिच का। तो अब अगर पोल पिच 2 है तो पोल पिच 2 है तो कॉइल स्पैन भी आपको 2 ही रखना होगा फुल पिच बनाने के लिए। मतलब क्या है कि कॉइल स्पैन का मतलब क्या है कि अगर पहला एंड किसी कॉइल का यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, सपोज आप यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर पहला कॉइल कैसे होती है आपको पता है, कॉइल कैसी होती है आपकी कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, बंडल्स कुछ इस तरह से बने होते हैं। तो एक सिरा अगर ये एंड अगर आप इस वाले में रखते हो, इस वाले में, तो दूसरा वाला एंड 1 2 2 छोड़ के तीसरे में आएगा। बात आई समझ में, पहला और फिर तीसरा, यानी अगर एक कॉइल है तो उसके 2 एंड्स होते हैं, तो एक कॉइल साइड अगर पहले स्लॉट में है तो फिर दूसरा किस में जाएगा, चौथे स्लॉट्स में आपको रखना होगा। ये करना ही करना है क्योंकि आपकी जो डीसी वाइंडिंग होती है वो क्या रखना है, उसे फुल पिच वाइंडिंग रखना है, मतलब 180 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिकली बात करो उनके बीच में डिफरेंस तो 180 डिग्री होता है। तो फुल पिच का मतलब क्या हो गया आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से ये सब सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक अलग से एक्सप्लेन करना है। तो अब यहाँ पे हम टाइम नहीं इतना एक्सपेंड करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला कंपोनेंट डीसी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है आपका कम्यूटेटर, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो भी सप्लाई आपकी ये जो भी इनपुट या आउटपुट जो भी मान लीजिए, वो अभी तक क्या था, सारा का सारा एसी ही चल रहा है। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है डीसी मशीन के अंदर, वो होता है आपका कम्यूटेटर। तो हम पांचवा कंपोनेंट चलते हैं इस कंस्ट्रक्शन में, हमारा पांचवा कंपोनेंट है, क्योंकि वो इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है आपको, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट ऐसे निकली होगी, यहाँ पे आपका कुछ दूर तक क्या होगा आपका ये क्या नाम है आर्मेचर होगी, और आर्मेचर के साइड में भी क्या होगा कम्यूटेटर लगा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर। क्या होता है ये, मैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है। मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल स्विच, सबसे पहली बात की क्या होता है मैकेनिकल रेक्टिफायर। अगर डीसी मशीन है तो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, मतलब जनरेटर। अगर मोटर आपने लिया तो उसमें क्या करेगा, इन्वर्टर की तरह परफॉर्म करेगा। इट मींस एक मैकेनिकल स्विच है जो कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर की तरह ऑपरेट करेगा। जनरेटर में क्या करेगा कि जो एसी जनरेट होगी आपकी वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में, उसको क्या करेगा डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर मोटर है तो आप जो डीसी दोगे उसको क्या करेगा एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये मैकेनिकल रेक्टिफायर तो हो गया, अब कम्यूटेटर पे आ जाइए। थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस ही पढ़ने हैं हमें। तो अब हम चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस पे। मान लीजिए कि ये कुछ सॉफ्ट है, तो अब इसका फ्रंट व्यू पे कुछ इस तरह से ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मटेरियल होगा ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या होता है ब्रेक कर जाता है, ठीक है। यानी और सेगमेंट कितने रखे जाएंगे ये भी डिफाइन होगा। और एक सेगमेंट ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट। ये जितने भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे मैंने 14 लिया है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है,
14 सेगमेंट है। तो अब ये सेगमेंट जब बनाओगे तो एक सेगमेंट दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, यानी इनके बीच में क्या होगा कि आप कोई इंसुलेटर मटेरियल जैसे आपका माइका, और ये सारी विड्थ सेम होगी। मेरे यहाँ पे देखो विड्थ चेंज हो रही है, तो विड्थ चेंज नहीं होनी है, सबकी विड्थ एक जैसी ही रहेगी सारे सेगमेंट्स की, ठीक है। तो अब ये सेगमेंट्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द कम्यूटेटर। तो ये कम्यूटेटर जो होगा इसमें जो सेगमेंट्स होंगे यानी नंबर ऑफ कॉइल्स, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे आपके सेगमेंट। क्योंकि जब एक कॉइल आप जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप ले रहे हो कुछ इस तरह से कॉइल, ठीक है, तो एक इसमें आएगा और दूसरा किसमें आ जाएगा, इसमें। इस तरह से कॉइल इससे अटैच होंगी। मान लीजिए ऐसे इधर एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल आपने इस तरह से लिया, तो एक अगर इसमें ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो एक यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स जितने होंगे उतने आपको सेगमेंट की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स इन अ आर्मेचर वाइंडिंग। So remember that point always, because in many examinations they are asked this question. Okay, now the second question यहाँ से ये आता है कि मटेरियल कौन सा सेलेक्ट करेंगे जब आप कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर काम कैसे करेगा, वो किस तरह से एसी को डीसी में बदलेगा, वो हम कम्यूटेशन प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो मटेरियल हमें चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन मटेरियल का करना है, क्योंकि हम अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं डीसी मशीन का। तो अब यहाँ पे मटेरियल की बात करिए, तो मटेरियल कौन सा यूज होगा उसके बारे में देख लेते हैं कि जो मटेरियल यूज होंगे वो कौन से होंगे। देखिए मटेरियल यहाँ पे जो यूज होता है सेगमेंट बनाने के लिए वो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन सा मटेरियल यूज होता है आपका कम्यूटेटर, डीसी मशीन के कम्यूटेटर को बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी इतने ही इसके बारे में रखिए। अब किस तरह से ये स्विच की तरह काम करेगा, किस तरह से एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। यानी जब कम्यूटेशन प्रोसेस आएगा वहां पे देखेंगे। ब्रश के बारे में भी हम थोड़ी सी चीजें अब गेन करते हैं, उसके बाद से ब्रश और किस तरह से ये सारे मिलकर एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से करंट कलेक्ट होती है, ठीक है। वो सारी की सारी प्रोसेस आपको किसमें दिखेगी, कम्यूटेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो कम्यूटेशन प्रोसेस, चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होगा, कम्यूटेटर हो गया। अब कम्यूटेटर के बाद आपका आता है ब्रशेस। ब्रशेस देखिए मेन काम इसका क्या है, टू कलेक्ट करंट, टू कलेक्ट करंट, ठीक है। कैसे करेगा भाई, वो तो कम्यूटेटर के साथ मिलके करता है, ठीक है। कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है प्लेस्ड इन, दूसरी बात कि प्लेस्ड इन ब्रश होल्डर, कलेक्ट करंट। और दूसरी बात क्या होता है कि ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट होगा उसी के ऊपर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। तो कम्यूटेटर रोटेट करता है, क्योंकि ये तो बेसिकली फिक्स पार्ट पे होता है, तो इसलिए क्या करना होता है, देखिए ये फिक्स होता है कम्यूटेटर, इसके नीचे क्या करेगा, मूव करता रहता है। तो इसलिए इसमें जो प्रॉपर मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए, यानी सॉफ्ट मटेरियल। अब मटेरियल की बात करिए, सबसे पहले हम मटेरियल की बात कर लेते हैं कि जो ये ब्रश बनता है वो क्या होगा, मटेरियल क्या होगा। सबसे पहले उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि सॉफ्टर होना चाहिए, कि वो जो मटेरियल है जो आप कम्यूटेटर पे यूज कर रहे हो, यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर,
तो उससे वो मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो ब्रश के रूप में वो क्या होना चाहिए, उससे सॉफ्ट होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो कम्यूटेटर होगा वो जल्दी से घिस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका प्रॉपर जब मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हो आप ब्रश बनाने के लिए, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और तीसरा फैक्टर ये होता है कि जब कम्यूटेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय हाई रेजिस्टेंस जिसका होता है वो थोड़ा ज्यादा हेल्प करता है कम्यूटेशन की प्रोसेस में। तो अभी वो तो हम आपका कम्यूटेशन प्रोसेस, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन प्रोसेस में भी देखेंगे कि हम अपने अगर मटेरियल को यहाँ चेंज करेंगे, लेकिन आप रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो फिर आपका लॉसेस भी होंगे। तो चूंकि ये पार्ट हम कम्यूटेशन प्रोसेस में ही देखेंगे, तो चलिए तो अब बताइए कि अब यहाँ पे मटेरियल ले कौन से। तो देखिए जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप कार्बन ले लीजिए, ठीक है। ब्रशेस या तो कार्बन से बनते हैं या तो किससे बनते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। या तीसरा कार्बन ग्रेफाइट, इन दोनों की ऑलाय यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये रहा आपका ब्रशेस, कम्यूटेटर और आपका आर्मेचर, और आर्मेचर कोर और आर्मेचर कंडक्टर। और अगर इसके बारे में अभी और चीजें हैं, अभी ये कैसे प्लेस्ड होते हैं किसी मशीन में, कहाँ पे इन्हें रखा जाता है, ठीक है, किस तरह से रोटेशन होता है, तो ये चीजें जैसे हम एक वाइंडिंग एक्सप्लेन करेंगे तो वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे कम्यूटेटर को, तो वहां पे भी मैं रिप्रेजेंट करा दूंगा आर्मेचर वाइंडिंग में, और दूसरी जगह आपका कम्यूटेशन प्रोसेस में वो चीजें सारी एक्सप्लेन हो जाएंगी। अभी यहाँ पे मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, किस तरह से वर्क करता है, कहाँ पे लगा होता है, ठीक है। चलिए फिजिकली तो ये डी एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। चलिए बट ये वर्किंग प्रिंसिपल में किस तरह से आपको दिखेगा वो चीजें हम वहां पे आपको अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आपका लास्ट इस मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर ये सारे के सारे सॉफ्ट पे अटैच होते हैं रोटेटिंग वाले पार्ट, तो रोटेटिंग वाले पार्ट अगर सॉफ्ट पे हैं तो उन्हें एक दोनों को अटैच करने के लिए आपको एक क्या जरूरत पड़ेगी, बियरिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो बियरिंग्स की बात करिए तो आप नॉर्मली बहुत जगह आपके गांव में के आसपास अगर ट्यूबवेल्स या कुछ होंगे तो आप वहां पे भी देखे होंगे कि ये बियरिंग्स यूज होती हैं, ठीक है। तो अगर इन बियरिंग्स की बात करते हैं, चलिए अब लास्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। लास्ट कंपोनेंट आपका क्या है, यानी 8th नंबर पे बियरिंग। अगर बियरिंग की बात करते हैं तो ये बियरिंग अगर बहुत छोटी स्मॉल अगर छोटी छोटी मशीनें तो स्लिप्स यूज करते हैं, ठीक है ना, स्लिप एक टाइप की ये क्या होती है, बियरिंग होती है। मतलब इसमें कोई छर्रा या कुछ भी नहीं रहेगा, बस ल्यूब्रिकेंट्स भर दीजिए, एक कुछ इस तरह का एक पार्ट लीजिए और एक इसमें एक पार्ट, ये कोई मेटल, और इसके बीच में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ल्यूब्रिकेंट, कोई ल्यूब्रिकेंट भर दीजिए बस सिंपली। लेकिन अगर जैसे ही लोड ज्यादा हुआ, वेट ज्यादा होता गया, तो फिर ये मैक्सिमम यूज नहीं होती, तो बहुत छोटी मशीनों में यूज होता है, ठीक है। अब अगर मीडियम मशीनों में अगर यूज करना है, तो अगर मीडियम की बात करते हैं तो आप बॉल बेयरिंग यूज कर लीजिए। बॉल बेयरिंग का मतलब आप जो ये लिए हो तो इसके बीच में क्या लगा दीजिए, ये छर्रे रहते हैं, ये देखा होगा साइकिल में भी आपने, ठीक है। ये बीच में ग्रीस या लुब्रिकेंट्स कुछ लगा होगा और ये छर्रे होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर बहुत बहुत ज्यादा बड़ी यानी लार्ज मशीन्स की अगर बात करो, तो लार्ज मशीन में जो होता है तो वहां पे रोलर्स लगे होते हैं, छर्रे नहीं होते हैं, कुछ रोलर के फॉर्म में सिलिंड्रिकल टाइप का एक छर्रा मतलब बियरिंग्स होती हैं, ठीक है। देखिए उसको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस तरह से आपका एक हुआ और ये आपका ये रोलर्स हैं, अब यहाँ पे छर्रे नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये रोलर्स हैं यानी पीछे तक जाएंगे, यानी कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा इनका, ठीक है। देखिए ये एक है, जैसे यहां से एक से यहां कुछ इस तरह का, देखिए ये है, ये इतना बड़ा रोलर उसमें रहेगा और वो फिर जैसे जैसे रोटेशन होगा तो वो रोटेट करता रहेगा। तो ये यूज होता है आपका लार्ज मशीन में। लार्ज मशीन में क्या होता है, रोलर्स यूज होते हैं, ठीक है। यानी लार्ज मशीन में आपका क्या होता है, रोलर बियरिंग यूज होता है। तो आपके मैक्सिमम जगह पे आप देखिए बॉल बियरिंग देख सकते हैं,
या तो रोलर बेयरिंग। ठीक है, बड़ी लार्ज मशीनों में आपको रोलर बेयरिंग ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनरली आप लोग बहुत बार देखे होंगे इसे। तो ये रहा आपके मशीन का पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट हमने कवर किया। पहली वीडियो जी थी वो 30 मिनट्स की ही थी, तो उसमें मैंने आपको स्टेटर वाले पार्ट को कवर किया था, कंस्ट्रक्शन और वो किस मटेरियल के बने होते हैं। अब दूसरा पार्ट जो था वो था आपका आर्मेचर से रिलेटेड, और आपको यहाँ पे मैंने कम्यूटेटर क्या होता है, ब्रश क्या होता है, ठीक है, किस मटेरियल का बना होता है वो एक्सप्लेन किया। अब क्या करना है कि मैंने बताया था आपसे जो ये आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं ये एक इजी टास्क नहीं है, इन्हें बनाने में ही अपने आप में कुछ रूल्स हैं, रूल्स अब उन्हें देखना है। तो गाइस अब अगले वीडियो में आपको कवर करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग किस तरह से होता है, क्या क्या होते हैं और वहां पे क्या क्या फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से उसी आर्मेचर वाइंडिंग में एक तो उसके इंट्रो में आएगी और दूसरा लेक्चर आपका आ जाएगा लैप वाइंडिंग और दूसरा आ जाएगा और तीसरा वेव वाइंडिंग। तो वहां से 3 और आपके वीडियोस आएंगे। ठीक है, एक आपका आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी फिर आपकी लैप वाइंडिंग, वो उसी का पार्ट होगा, और फिर आएगी वेव वाइंडिंग। फिर इसके बाद हम चलेंगे आपका बाकी की आगे, जैसे आर्मेचर रिएक्शंस इन मशीन्स या तो डीसी मशीन, अब उसके ऑपरेशन पे चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।